नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पौड़ी की, जहां पर पौड़ी विधानसभा के कलजुखाल ब्लॉक में विधायक मुकेश कोहली इन दिनों जनसंपर्क अभियान पर हैं। इस दौरान विधायक का जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल मुकेश कोहली इन दिनों अपनी विधानसभा के भ्रमण पर हैं और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। इस दौरान वे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के गांव सिरों भी गए। इस दौरान विधायक ने सबसे पहले बौसाल पुल का निरीक्षण किया। विधायक कलजुखाल ब्लॉक के मरगांव, सरालू, सिरों, भेटी गांवों में गए और लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों का कहना है कि पहले जो विधायक बने वो क्षेत्र में नहीं आते थे, लेकिन मुकेश कोहली लगातार जनसंपर्क कर जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। देखिए, पहले तो सर्वप्रथम हमने जो है बौसाल जो पुल है उसका स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित जो विभाग है और प्लस उसमें जो ठेकेदार हैं उनको जो है निरीक्षण स्थल पर ही ये निर्देशित किया है कि जो इसको मार्च में पूरा होना है, इस पुल को वो मार्च में पूरा ना होकर जनवरी में, यानी कि 2 महीने पहले ही इस काम को जो है पूर्ण रूप से ख़त्म करना है। इसके अलावा आज आसपासियों के लगभग हम लोग जो है 16-17 गांव में गए हैं। देखिए, पहले तो सर्वप्रथम हमने जो है खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवान, जिस तरह से विधायक साहब जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ प्रमुख समस्याएं लोगों ने रखी हैं विधायक साहब के सामने? तो मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल के पौड़ी के विधायक मुकेश कोहली मेरा क्षेत्र भ्रमण के दौरे पे कर रहे हैं। तमाम सिक्योरिटी जैसे कि आपने देखा होगा, क्षेत्र में अब सभी विधायक अपने अपने ग्राम क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। और जो हाँ, इस समय कलजुखाल ब्लॉक की बात करें, ये पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का गृह क्षेत्र है और सांसद भी है। उनके गाँव तीरों भी जा पहुंचे। वहाँ पे महत्वपूर्ण की बात है जो एक वर्षों काफी साल पुराने से जो पुल की, जो बौसाल पुल की बात करें, वो लकड़ी का पुल है। काफी उसकी जो है उसकी लोगों ने वहाँ पे जनप्रतिनिधियों से बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की, सभी ने मुद्दा जो रखा था कि बौसाल का जो पुल बन जाता है इससे आवाजाही में लोगों को दिक्कत मिलेगी। काफी पुराने हैं। उसमें बता दो, आपके वहाँ के जो पौड़ी विधायक जो या प्रभारी आम आदमी पार्टी के है मनोहरलाल पारी, उन्होंने भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था और कांग्रेस के लोगों ने भी वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। तमाम सभी लोगों ने वहाँ पे बौसाल पुल की डिमांड करेगी जल्द से जल्द इस पुल को बनाया जाए। जिसके बाद मुकेश कोहली ने भी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उस समय सांसद से मुख्यमंत्री भी बने थे, जैसे ही उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे लोग क्षेत्र जनता और यहाँ पे एक युवा है मंजीत नेगी, उन्होंने मनीष पोखरियाल क्योंकि लोग स्थानीय लोग थे, इन्होंने धरना प्रदर्शन वहाँ पे किया था। इसके बाद वहाँ पे जनता की समस्या को लेकर क्षेत्रीय विधायक ने इस बात को सांसद निधि को भी, और क्योंकि ये बताया जाता है कि ये क्षेत्र जो है पूर्व मुख्यमंत्री की ससुराल गोविंद खंडूरी की भी गृह है, तो तमाम इस क्षेत्र से काफी लोग आते हैं। अगर ये पुल सही ढंग से बन जाता है तो इसी कारण तो उसी के बाद जब वहाँ पे धरना प्रदर्शन खत्म हुआ तो उन लोगों का आश्वासन मिला था, पुल की काम शुरू हो गया। लेकिन वहाँ पे जैसे विधायक जब पहुंचे, वहाँ पे देखा उन्होंने लोगों की शिकायतें थी कि पुल पे जो मटेरियल है जो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ये सरिया, ये तमाम बजरी वगैरह मिट्टी के, उन्होंने निरीक्षण किया। तो जहाँ पर उन्होंने साफ आदेश दे दिया मुकेश कोहली ने वहाँ के क्षेत्रीय प्रशासन से, जो वहाँ पे पुल कर्मचारी है, कि कोई भी गड़बड़ी इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई सा मटेरियल खराब या तमाम कोई सी भी शिकायत आती तो उसके खिलाफ। ठीक है, चलिए, तो जो विधायक साहब है उन्होंने वहां पर जाकर क्षेत्र का निरीक्षण किया है, वहां पर जो भी समस्याएं हैं वो लोगों की सुनी है। आपसे एक चीज मैं समझना चाहूंगा, दरअसल चुनाव नजदीक हैं और अब कम ही वक्त चुनाव में बचा हुआ है, तो क्या इसीलिए विधायक साहब जनसंपर्क कर रहे हैं या पहले भी इलाके में दिखे हैं विधायक साहब? विधायक का ये भी कह जाता था, लेकिन क्षेत्र में नहीं रहते हैं। लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं कि विधायक कम जाते थे, लेकिन अब क्षेत्र भ्रमण ज्यादा से करने बढ़ गए क्योंकि चुनाव नजदीक आने बढ़ गए हैं, शुरू हो गए हैं। लेकिन क्षेत्रीय विधायक अगर हम लगातार बात करें तो काफी 3-4 महीनों से लगातार क्षेत्र भ्रमण तो कर तो रहे हैं, जनता की समस्या सुन रहे, लेकिन उस पर अधिकारी लगाम नहीं लगा पा रहे हैं कि तब कहाँ पे जो दिक्कतें स्वास्थ्य प्राप्त की करें। क्योंकि कोरोना की जैसी लहर चल रही, तीसरी लहर की बात करें तो वो चीजों से कमी नहीं है। हॉस्पिटल में कहीं पे अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, तमाम इन चीजों के बारे में भी मुकेश कोहली ने प्रशासन को लिखा, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे हमें छोटे से जो काम करने के लिए हमें पौड़ी वगैरह या श्रीनगर वगैरह जाना पड़ता है। अब क्षेत्र की बात करें, श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर अस्पताल भी जो हमारा एक जो 4 जिलों का केंद्र आता है, चमोली हो गया, पौड़ी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी हो गया, इसमें भी यहाँ पे काफी खामियां है। अब स्वास्थ्य मंत्री है यहाँ के धन सिंह रावत जी, उनसे भी यही लोगों की उम्मीदें है कि यहाँ की क्षेत्रीय जनता की इस समस्या को समाधान किया जाए। अतः तो इस तरह से अगर ये सरकार अगर नहीं करती है तो आने वाले टाइम पे जो भी जनप्रतिनिधि क्षेत्र की समस्या को रखेगा, इस बार वोट उसी को मिलेगा।
अच्छा, आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है, हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कें टूट रही हैं, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था बाधित हुई है, बिजली व्यवस्था बाधित नजर आ रही है। अगर मैं पौड़ी की बात करूं तो पौड़ी में क्या कुछ हालात हैं और क्या ऐसी कुछ शिकायतें विधायक साहब के सामने रखी हैं लोगों ने? निरीक्षण कई जगह ऐसे जहाँ पे गाँव के किसी के खेत टूट गए या किसी के दूसरे टूट गए तो उसका क्षेत्र विधायक ने निरीक्षण भी किया है और आपका प्रबंधन को सभी को निर्देश किया गया है कि उनकी फाइल बनाइए और जो भी विधायक की तरफ से मुआवजा वगैरह जो भी ये प्रशासन की तरफ से होगा प्रशासन को लिखित है, इसके तुरंत उन्होंने कह दिया मुकेश कोहली ने कि इससे लोगों को लाभ मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के। तो ये हमारे संवाददाता भगवान सिंह जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि मुकेश कोहली जनसंपर्क अभियान पर थे, इस दौरान उन्होंने न सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनी बल्कि उनका समाधान भी किया है। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बाजपुर की। दरअसल बाजपुर के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बैठक की, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रणनीति बनाई गई। बैठक में पहुंचे क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज वर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बैठक में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और कोरोना की तीसरी लहर के चलते आरोग्य मित्र बनाने की रूपरेखा तैयार की गई। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज वर्मा ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के मौके पर विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्थापना दिवस मनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर बड़े कार्यक्रम न कर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे। साथ ही तीसरी लहर के मद्देनजर विश्व हिंदू परिषद आरोग्य मित्र बनाने का भी काम करेगा। हिंदू परिषद की बैठक में ये एक प्रकार से क्रम से चलने वाली नियमित बैठक है। हमारे आगामी कार्यक्रमों की रचना जो तुरंत कार्यक्रमों ने उसकी बनी है। विश्व हिंदू का स्थापना दिवस कृष्ण जन्माष्टमी को होता है। इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव गांव-गांव तक मनाने वाले हैं। इस कोविड काल में बड़े कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोविड नियमों का पालन करते हुए ही हमें कार्यक्रम करने हैं। इसलिए छोटी छोटी संख्या के गांव स्तर पर हम कार्यक्रम लेने वाले हैं। बड़े कार्यक्रमों का अपने संगठन के लिए निर्णय किया है कि हम बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे। छोटी छोटी संख्या के गांव स्तर के कार्यक्रम स्थापना दिवस के होने चाहिए। बाजपुर में कृषि विभाग की टीम ने खाद की दुकानों पर छापेमारी की और खाद के सैंपल लिए। इस दौरान दुकान में दवाओं के स्टॉक की जानकारी भी दुकानदारों से ली गई। बता दें कि कृषि विभाग के मुख्य कृषि पदाधिकारी अभय सक्सेना के निर्देश पर बाजपुर में एडीओ रितेश कुमार ने राजस्व विभाग के कानून गो धन सिंह के साथ खाद की दुकानों पर छापे मारा। इस दौरान उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों पर छापेमारी करते हुए यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश और ड्राई अमोनियम फॉस्फेट के सैंपल लिए। एडीओ रितेश कुमार ने बताया कि छापेमारी का मुख्य उद्देश्य किसानों को बेहतर खाद उपलब्ध करवाना है। खाद की दुकानों से किसानों को खेती करने के लिए बेहतर कीटनाशक दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड वगैरह की दुकान है, मैसेज किसान फर्टिलाइजर एजेंसी। यहाँ पर हम लोग ये दवाइयाँ जो कृषि के क्षेत्र में दवाइयाँ यूज़ होती हैं, चाहे कीटनाशी हो या फिर आपकी फफूंदनाशी हो, विभिन्न प्रकार की और भी दवाइयाँ हैं। साथ ही साथ जो खेतों में डाले जाने वाले हमारे केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह, जिसमें हमने यहाँ से फ़िलहाल MOP का सैंपल लिया है और एक इंसेक्टिसाइड में इमिडाक्लोप्रिड का सैंपल लिया गया है। और ये इसलिए किया जाता है समय समय पर, जिससे कि यहाँ पे जो क्षेत्र के किसान हैं उन्हें सही गुणवत्ता का, सही कीटनाशी और सही खाद का, उर्वरक का प्रयोग कर सकें। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, जिस तरह से कृषि विभाग की टीम ने छापा मारा है, क्या कुछ खास रहा इस दौरान और क्या किसी तरह की आपत्तिजनक चीजें मिली हैं? क्या जो भी खाद था वहां पर, क्या वो सही अवस्था में मिला है? किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो दुकानों में नहीं मिली है? जिस तरीके से कृषि विभाग की टीम ने छापा अभियान जारी किया है, जिसमें राज्य से अधिक दुकानों पर छापा मारा, जिसके बाद बाथरूम में खलबली की मच गई और काफी दुकानों में देखा गया है कि दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके भी गायब हुए। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरीके से छापा अभियान में सैंपल लिए गए, लोगों को, दुकानदारों को जागरूक किया गया, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, नई कीटनाशक दवाइयों के बारे में बताया गया, खेती करने के तरीके बताए गए। साथ ही कुछ सैंपल से लिए गए, जिनके बाद जांच आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके के गुणवत्ता वाली चीजें ये बेच रहे थे कृषि की दुकानों पर। जी,
एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी तो की है, लेकिन क्या कृषि विभाग में किसी ने शिकायत की थी? क्या खाद की गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठे थे जिसके बाद ये कार्रवाई की गई, या फिर ये अपने आप से विभाग ने कदम उठाया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन होने के बाद उत्तराखंड में तो सारे अधिकारी अपने कामकाज में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, अपने फर्ज को निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर एक संयुक्त अभियान कृषि विभाग की राजस्व विभाग के साथ चलाया गया, जिसको लेकर कृषि की दुकानों पर आधे दर्जन से अधिक दुकानों पर छापा मारा गया। कुछ दुकानों से सैंपल लिए गए, सैंपल के बाद कुछ जांचों के बाद ही रिपोर्ट आएगी सैंपलों की कि किस तरीके से गुणवत्ता पाई जाती है, और साथ ही नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, नए तौर तरीकों के बारे में बताया। चलिए, कृषि विभाग की टीम तो काम करे, लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, आप लगातार वहां के हालात पर नजर बनाए हुए हैं, वहां पर कृषि को लेकर के क्या कुछ काम हो रहे हैं उसको लेकर के भी आप नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आपसे मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि क्या वहां पर किसानों को उच्च गुणवत्ता का खाद मिल पा रहा है? क्या खेती को लेकर के किसानों के सामने किसी तरह की दिक्कतें तो नहीं आ रही? अगर कीटनाशक के संबंध में बात करूं या फिर खाद को लेकर के बात करूं तो लगातार किसानों द्वारा कृषि सामान दिया जाता था, तो कहीं ना कहीं शिकायतें लगातार आ रही थी। अगर कीटनाशक दवाइयों की जाती थी तो फसलों को कीटनाशक दवाइयां लगने के बाद भी कीड़े लगने की समस्याएं लोगों के सामने आ रही थी, छोटी भी दिखाई दे रही थी, जिसके बाद एक आक्रोश किसानों में देखने को मिला था, किसानों में आक्रोश था, और जिसे लगातार सूचना विभागीय जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंच रही थी, जिसको लेकर टीम ने संयुक्त अभियान चालू किया गया और जिसके बाद सैंपल लिए गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो आपको बता दें कि कृषि विभाग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो किसान हैं उन्हें उच्च गुणवत्ता का खाद मिल सके, ताकि उन्हें खेती करने में किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसी को लेकर के ये छापेमारी की गई है। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की। दरअसल उत्तराखंड में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अब सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अजय राजौर ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को जो भी दिक्कतें हैं, जो भी उनकी मांगे हैं, उनको लेकर के वे आगे बात करेंगे। सेवानिवृत्त और मृत्यु होने के बाद जो पद मृत घोषित हो रहे थे, वहां पर जल्दी ही नई भर्ती की जाएगी। इसके अलावा खाली पड़े संविदा और स्वच्छता समिति में कार्यरत सभी कर्मचारियों जिनकी सेवा 10 साल की हो चुकी है, उन कर्मचारियों को भी नियमित करने पर सहमति बनी है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष और शहरी विकास मंत्री सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से देहरादून में मिले थे, जिसके बाद कई बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है, जिनको जल्द कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके अलावा सभी सफाई कर्मचारियों को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिलने का आदेश भी जारी किया जाएगा और शिक्षित सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति करने पर भी सहमति बन चुकी है। अजय राजौर के मुताबिक कांग्रेस सरकार द्वारा गठित सफाई कर्मचारियों से संबंधित ढांचे में संशोधन करने के लिए जो भी बिंदु लाए गए थे, जिनसे सफाई कर्मचारियों को नुकसान हो रहा था, उन बिंदुओं को कैबिनेट में लाकर जल्द समाप्त कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड सरकार लगातार जो सफाई कर्मचारी हैं उनको मनाने की कोशिश भी कर रही है। आश्वासन एक बार फिर से दिया जा रहा है, लेकिन क्या जो सफाई कर्मचारियों की मांगे हैं वो मानी जाएंगी? क्या सफाई कर्मचारी इस आश्वासन से मान जाएंगे? ये अभी भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या सफाई कर्मचारी अपनी हड़ताल को खत्म करेंगे, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल हो रही है उसका सीधा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। सड़कों पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मानसून सीजन में लगातार बरसात हो रही है और बरसात की वजह से जो गंदगी फैली हुई है वो अब बीमारियों को दावत देती हुई नजर आ रही है। नियम 14 सूत्री कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, और माननीय शहरी विकास मंत्री जी और सचिव साहब और डायरेक्टर साहब के साथ हम लोगों की बहुत अच्छी बैठक रही। और उसमें वार्तालाप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय शहरी विकास मंत्री जी ने पूर्ण रूप से अपनी सहमति जताई। जो 14 सूत्री कार्यक्रम उत्तरांचल स्वच्छता कर्मचारी संघ और उनके जो सहयोगी मोर्चे के संगठन के इनके लोग थे, उनके सभी की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे बड़ी समस्या थी, इनकी जो ढांचा कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उस ढांचे से ही संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। उस ढांचे में वो बिंदु जो सफाई कर्मचारियों का जिससे उत्पीड़न हो रहा था, जिससे सफाई कर्मचारियों को नुकसान हो रहा था, उन बिंदु को खत्म करके वो नए उसके अंदर शासनादेश जारी किए जाएंगे। कोरोना की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाबंदियों का पैरा हटने के बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की समस्याएं कम नहीं हुई हैं। जिम संचालकों पर भी कोरोना की मार पड़ी है।
कोरोना काल में जिम बंद कर दिए गए थे, जिसके वजह से जिम संचालकों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई थी। अब कुछ शर्तों के साथ जिम जरूर खुल गए हैं, लेकिन जिम संचालकों की जो दिक्कतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बात हरिद्वार की करें तो हरिद्वार में छोटे बड़े कुल मिलाकर 100 से ज्यादा जिमखाने हैं जो कोरोना की वजह से नुकसान झेल रहे हैं और जिम संचालक कर्ज में डूबते जा रहे हैं। जिम संचालक रवीश ने बताया कि जिम बंद होने से महीने का लाखों का नुकसान हो रहा है। पिछले साल जिम बंद होने के बाद जब दोबारा खुले थे तो उन्हें सही ढंग से चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ा था और लैंडलॉर्ड ने किराए में सहयोग भी किया, लेकिन इस बार ना तो लैंडलॉर्ड सहयोग कर रहे हैं और ना ही कर्ज उठाने की स्थिति में हैं। उन्होंने बताया कि वे कोरोना गाइडलाइंस को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जिम आने वाले लोगों की जो संख्या है वो 50% तो दूर सिर्फ 10% से भी कम रह गई है और अब आगे तीसरी लहर का भी डर सता रहा है। हमारे जिम में मास्क कंपलसरी है सबके लिए और जो यहाँ के जिम के ऑनर है पहले आते सार हमारे हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं, उसके बाद ही हमारे को जिम में एंट्री दी जाती है। देखिए जैसे कि मोदी जी ने बताया फिट इंडिया है तो हिट इंडिया है, ठीक है, उसके अनुसार हमारे लिए इम्यूनिटी बढ़ाना, अपने लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वो बात सही है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने को है, पर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना, योगा करना बहुत ज़रूरी है। जिम में भीड़ ऐसे कि जैसे कि आप मान सकते हैं मोदी जी की गाइडलाइन के अनुसार 50% के लिए आप बताया गया है मशीन्स की और प्रॉपर हैंड सैनिटाइजिंग कराया जाता है और प्रॉपर मास्क के साथ हम लोग यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। 50% चार्जिंग है। उनको यही सब बोलता है कि एक तो हैंड सैनिटाइजिंग के लिए और दूसरा अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चलें थोड़ा। जिम तो मेन है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपका ऑक्सीजन लेवल बेस्ट रहेगा। हमारे जिम में मास्क कंपलसरी। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, कोरोना ने जो जख्म दिए हैं वो आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं और बड़ी बात यह है कि कोरोना अभी भी हम सब के बीच में है। इसको लेकर के जिम जरूर बंद किए गए थे, अब खुले जरूर हैं, लेकिन पाबंदियों का पहरा अभी भी जारी है। जिम संचालकों को किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही है? पिछले साल से ही लोग इसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन जिम संचालक है, कुछ होटल रेस्टोरेंट है जो इस समय कोरोना की मार झेल रहे हैं, उनके पास आमदनी का कोई जरिया भी नहीं बचा है, जिसके चलते इनको खासा नुकसान भी हो रहा है और कर्जे के तले ये लोग डूबते भी जा रहे हैं। और अभी देखिए 100 से ज्यादा हरिद्वार में जिम है, 50% से कम लोग जिम के अंदर आ रहे हैं, लेकिन आमदनी का कोई सोर्स ना होने के कारण ये लोग भी परेशान है और सरकार से उम्मीद की राहत लगा रहे हैं। जी सोहन, सरकार से मदद की उम्मीद तो लोगों ने लगाई है, जिम संचालकों ने भी लगाई है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई राहत मिलती हुई नजर आ रही है? क्या जिम संचालकों के सामने जिस तरह की दिक्कतें हैं उन दिक्कतों का समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है? आपको बता दें कि पिछले साल भी जिम बंद रहने के बाद दोबारा खुले थे। सही ढंग से चलाने के लिए कई जिम संचालकों ने कर्ज भी लिया था और कर्ज को चुकाने के लिए उनके पास सिर्फ एक जिम संचालन करने का ही एक वो था, लेकिन उसके बाद भी 50% से भी कम लोग, कम से कम 10 से 20% लोग ही अभी जिम में आ पा रहे हैं। वहीं ऐसा ही होटल और रेस्टोरेंट का भी यही हाल है, होटलों में भी 50% से कम ही रूम वगैरह जो है किराए पर लग रहे हैं, लेकिन ऐसे में आजीविका चलाना बहुत ज्यादा असंभव है। सरकार को जल्द से जल्द इनके लिए भी सोचना चाहिए और इनकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। जी सोहन, एक और सवाल पूछना चाहूंगा और ये सबसे अहम सवाल है। जिमखाने खुले जरूर हैं, लेकिन क्या वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? इसके अलावा क्या वहां पर जो हरिद्वार है वहां पर, क्योंकि इस वक्त जो सावन का महीना चल रहा है, लोग बड़ी संख्या में पहुंचते भी हैं, तो क्या वहां पर लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि विशेषज्ञ लगातार तीसरी लहर की आशंका को लेकर के चेता रहे हैं, तो क्या लोग इतने जागरूक हैं कि जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है? बात करें अगर जिम की, तो जिम में जो भी लोग पहुंच रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना गाइडलाइन का पालन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करेंगे हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर या फिर सीजन को लेकर, यहाँ पर लोग RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसा ना करने पर उनका चालान भी काटा जा रहा है और साथ साथ उनका RT-PCR टेस्ट भी यहाँ पर कराया जा रहा है। भाई कहीं ना कहीं सरकार ने यहाँ पर अच्छे कदम उठाए हुए हैं ताकि कोरोना
की जो तीसरी लहर है उस पर बच सके और आने वाले तो सरकार लगातार अच्छे कदम उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो सरकार अच्छे कदम उठा रही है, लगातार कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिम्मेदारी लोगों की बनती है। उम्मीद करेंगे कि लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझेंगे ताकि जो कोरोना है वो पूरी तरह से हम सबके बीच से दूर चला जाए। क्योंकि कोरोना पर अगर लगाम लगाना है तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हम भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, घर से तभी बाहर निकलें जब ज्यादा जरूरी हो, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहनें। साथ ही साथ वक्त वक्त पर अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।